अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम तलाक डिस्कस करेंगे। हम इसके जो एकेडमिक क्वेश्चंस हैं उन पे बात नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान में प्रिवेलिंग लॉ है, हम मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस की भी बात नहीं करेंगे। हम प्रिवेलिंग लॉ पे बात करेंगे। सेक्शन 7 है, दफ़ा 7 है, ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की। ये बताती है कि तलाक किन सूरतों में हो सकती है, तलाक देने का तरीका क्या है और तलाक कब इफ़ेक्टिव होगी और दोबारा शादी के लिए क्या प्रोसीजर है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो शुरू करते हैं कि कोई भी शख्स जो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो तलाक उसको दे सकता है, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल को एक तहरीरी नोटिस भेजेगा और उसकी एक कॉपी जो है उस नोटिस की वो अपनी बीवी को भी भेज देगा। चेयरमैन यूनियन कौंसिल के को नोटिस में लिखेगा कि वो अपनी बीवी को वजह लिख देगा कि किस वजह से बवजह नाफरमानी या वट एवर द रीज़न में भी वो तलाक देना चाह रहा है, और वो एक उसकी कॉपी जो है वो वाइफ को भी भेज देगा। अब अगर वो कोई इस पे अमल नहीं करता, वो यूनियन कौंसिल को उसको नोटिस नहीं भेजता या बीवी को नोटिस नहीं भेजता, तो उसकी सज़ा है वो सज़ा 1 साल तक कैद हो सकती है और जुर्माना हो सकता है जो 5,000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी वो तलाक देता है तो जब तक वो उसको रिवोक नहीं कर लेता, तलाक को वापस नहीं ले लेता, वो अब एक्सप्रेसली ले या किसी और तरीके से भी, मतलब ये हुआ कि अगर वो तलाक देने के बाद उसको रिवोक कर लेता है दोबारा, उसके साथ जो है उसके मामलात ठीक हो जाते हैं और वो उसके साथ दोबारा रहना शुरू कर देता है, अगर तो ये सीन है तो ठीक है। वरना वो 90 दिन के अंदर अंदर तलाक जो है वो उसकी इफ़ेक्टिव नहीं होगी, 90 दिन गुजरने के बाद इफ़ेक्टिव हो जाएगी। या तो 90 दिन से पहले दोबारा रुजू कर ले, और अगर वो रुजू नहीं करता तो 90 दिन के अंदर अंदर वो तलाक उसकी इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और 90 दिन का जो टाइम है वो स्टार्ट होगा उस दिन से जिस दिन वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को नोटिस भेजता है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि नोटिस रिसीव होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो चेयरमैन होगा वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेगा, बनाएगा, एक काउंसिल बना देगा। उसमें ज़ाहिर है 2 3 4 जितने भी लोग वो मुनासिब समझे वो उस पर कर सकता है। और उस कौंसिल का मकसद ये होगा कि इन मियाँ बीवी के दरमियान रिकन्सिलिएशन या सुलह का प्रोसेस शुरू किया जाए, और वो कोशिश करेंगे, तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे जिससे उनकी वो सुलह हो सके। और अगर सुलह कामयाब हो गया तो डेफ़िनेटली तलाक़ का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और वो दोबारा से रहना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो सुलह नहीं होती तो फिर वो तलाक़ 90 दिन के बाद इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और अगर वो ख़ातून प्रेग्नेंट है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो डेफ़िनेटली वो फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तलाक़ इफ़ेक्टिव नहीं होती, और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी, बच्चा डिलीवर हो जाएगा या जो भी सूरत होगी, तो उसके बाद वो तलाक़ इफ़ेक्टिव हो जाएगी बीवी पे। अब इसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि किसी भी वाइफ को वो दोबारा अगर शादी करना चाहे, नथिंग शैल डिबार ए वाइफ हुज मैरिज हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय तलाक अफेक्टिव अंडर दिस सेक्शन फ्राम री मैरिंग द सेम हस्बैंड। वो अब सेम हस्बैंड के साथ दोबारा शादी करने के लिए उसको कोई ममानत नहीं है, वो कर सकती है विदाउट एन इंटरवीनिंग मैरिज, जिसे हम हलाला कहते हैं। उसे हलाला की ज़रूरत नहीं है किसी तीसरे शख्स से दोबारा। वो कहते हैं ना कि हलाला ज़रूरी है, एक डिबेटेबल क्वेश्चन है और इस पे बहुत ही मुख्तलिफ आरा हैं। और एनीवे मैं उस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाता, मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं इस पे। ये भी एक मुतनाज़ा सी शिक है। तो कोई भी कानून ये कहता है कि वो अगर दोबारा शादी करनी चाहे तो वो बिल्कुल कर सकती है, उसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन अगर वो 3 दफ़ा तलाक हो चुकी है तो उसके बाद फिर दोबारा उसके साथ शादी नहीं कर सकती। अब इसकी ये वज़ाहत नहीं है कि 3 तलाक़ों से मुराद क्या है। 3 तलाक़ों से मुराद जैसे 3 तलाक़ें दे के एक ही तलाक़ कंसिडर होती है और वो इफ़ेक्टिव हो जाती है, तलाक़ एहसन की बात कर रहे हैं, या जो 3 तलाक़ें इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। वैसे इस सेक्शन की बेयर रीडिंग अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि नथिंग शैल डिबार ए वाइफ हुज मैरिज हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय तलाक अफेक्टिव अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में तो अफेक्टिव हो जाएगी जिस दिन वो 90 दिन पूरे हो जाएंगे। अब वो एक तलाक हो गई, जब अफेक्टिव हो गई तो तलाक तो हो गई। उसके बाद अगर दोबारा शादी करना चाहे तो उसे किसी इंटरवीनिंग मैरिज की ज़रूरत नहीं है, उसके बग़ैर ही वो शादी कर सकती है, कोई और तीसरे बंदे से निकाह ज़रूरी नहीं है।
اور ایسا وہ 3 دفعہ تک ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک دفعہ طلاق افیکٹو ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہے، اس کے بعد پھر طلاق اگر دے دی تو پھر افیکٹو ہو گئی، اس کے بعد وہ پھر شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تیسری دفعہ طلاق دے گا وہ اور وہ افیکٹو ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اس میں شادی نہیں کر سکتے۔ بڑا کلیئر لا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں یہ صرف لا ڈسکس کر رہا ہوں، میں اس پہ مذہبی اینگل سے بات نہیں کر رہا۔ اس میں مذہبی جو جتنا بھی وہ اس کا ہے سکوپ ہے، اس پہ کافی مختلف آراء ہیں۔ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا تھا، ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہوگی، آپ میں سے کوئی دوست دیکھ سکتا ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 3 دفعہ طلاق کا مطلب ہے کہ 3 دفعہ جب طلاق دے دی گئی، طلاق احسن، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، اور وہ افیکٹو ہو گئی، تو اس کے بعد پھر شادی بغیر انٹروننگ میرج کے ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ جی وہ انٹروننگ میرج ضروری ہوتی ہے، لیکن قانون اس سے کلیئر کٹ وہ ممانعت کر رہا ہے کہ جی وہ ضروری نہیں ہوگی۔ اگر وہ دوبارہ شادی کرنا چاہیں 1 طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد، تو وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن جب تیسری دفعہ طلاق ہو جائے گی تو وہ افیکٹو ہو جائے گی اور وہ اس پہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ سین ہو گیا ہسبینڈ کے لیے، ہسبینڈ نے اگر طلاق دینی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا، لیکن اگر وائف نے خلا لینا ہے تو اس کو عدالت میں ظاہر ہے خلا کے لیے وہ دائر کرنا پڑے گا، دعویٰ دائر کرنا پڑے گا۔ میں کسی دن اس پہ بھی بات کروں گا، خلا کا کیا پروسیس ہے اور اس میں سارے کیا چیزیں ہیں۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، لا آپ کے سامنے ہے۔ کسی دوست کا اگر کوئی کوسچن، کوئی سوال، کوئی کمنٹ، کوئی سجھاؤ ہو تو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اس کو پرومپٹلی رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔